Hello, friends. A very warm welcome and taking up 25th February, all important developments. Again, मैं वही कहना चाहूँगा that a regular, a rigorous practice can only help you to master concepts. उसके बिना आप रट के काम नहीं कर पाएंगे। और मेरी ये आपसे एक रिक्वेस्ट भी है और आपको एक इंस्ट्रक्शन भी है कि आप सुनते हुए भी साथ में पॉइंट्स नोट करें, खुद ही नोट्स बनाएं, खुद ही पॉइंट्स को नोट करें, लाइक a journalist, like enthusiastic person and like a knowledgeable person। वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा। तो लेट्स स्टार्ट। इंडिया को 1.2 से 1.5 टैक्स बाउंसी चाहिए ताकि वो 6.5 से 7% ग्रोथ को पा सके। तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो है टैक्स बाउंसी का है, प्रूडेंट एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स उसके दूसरे पिलर से। यानी कि एक वेल स्ट्रक्चर्ड रोड मैप बनाने की बात हो रही है जिसके अंदर एफआरबीएम जैसे फिस्कल मैनेजमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एफआरबीएम एक्ट। आप एफआरबीएम एक्ट को जाकर देखिए और उसके की फीचर्स को बेसिक फॉर्म में समझिए। डाउट आने पर मुझसे बात कीजिए, पूछिए, हम देख सकते हैं। तो मैंने जैसा आपको बताया की कॉन्सेप्ट्स को आपको देखना बहुत जरूरी है। रेवेन्यू मोबिलाइजेशन इंडिया में क्या क्या उसके एवेन्यू हो सकते हैं, जैसे कि डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। और जितनी हमारी इकोनॉमी स्ट्रक्चर और फॉर्मल होती चली जाएगी उतना ज्यादा हम कह सकते हैं कि हमें रेवेन्यू मोबिलाइजेशन ज्यादा होगा। लेकिन अगर मैं उसके एडवर्स एक कॉन्सेप्ट की बात करूं तो एमएसपी जो पैडी परचेजेस का हर साल बढ़ता जा रहा है उसमें से जो एक बहुत बड़ा पोर्शन है 38 मैट्रिक टन, मिलियन टन, मुझे कहना चाहिए मिलियन टन तक का जो पोर्शन है वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में चला जाता है। कॉस्ट बढ़ रही है तो एफसीआई को क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ कैसा और ज्यादा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए विदाउट इंक्रोचिंग अपॉन देयर फेडरल स्ट्रक्चर। सो राइस स्टॉक्स के अलावा, क्योंकि जब पैडी परचेजेस बढ़ रही हैं हर साल, तो राइस स्टॉक्स को कैसे हम बात करते हैं बाइफरकेशन करने की, हम बात करते हैं ऑल ग्रीन रेवोल्यूशन की। और हम ये भी बात करते हैं कि जो की कंट्रीब्यूटर स्टेट हैं जैसे हरियाणा है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट डाइवर्सिफाइंग एक्चुअल ग्रास रूट लेवल पे क्या हो रहा है। तो वो ही समझने वाली बात है, वो ही अपने आप में कीन कमिटमेंट की बात है। साथ साथ में आप एक लिस्ट देख सकते हैं एमएसपी के प्रोडक्ट्स की, और साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या है। यू प्लीज डू नोट ऑल्सो कि हर साल कितना हमने टारगेट अचीव किया, यानी कि कितनी जो है गवर्नमेंट ने राइस को प्रोक्योर किया। ये एक एग्जाम्पल है प्लॉट्स ऑन गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर। तो हम अर्बन डेवलपमेंट की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, अर्बन प्लानिंग की बात करते हैं, ना लोकल बॉडी का कोई रोल हो रहा है, ना यू नो मास्टर प्लान की कोई बात हो रही है। तो इस तरीके से कैसे डेवलपमेंट हो पाएगा। आप अगर खेतों को सिर्फ काट कर, जैसा कि दिख रहा है, आप उनको कॉलोनीज बनाते चले जाएंगे तो क्या वाकई में वो डेवलपमेंट है। सो मोपा एयरपोर्ट आपने बता दिया, थिविम रेलवे स्टेशन बता दिया, मयम लेक बता दिया, तो क्या कितनी अप्रूवल है, क्या इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंट क्लियरेंस, साथ साथ में जो बाकी नॉर्म्स है उन सबको फॉलो किया गया है। तो यही क्वेश्चन आपको उठाने वाले हैं। बाकी आप मोपा, डबुलिम, चिपी, ये जो वर्ड्स हैं इनको आप देख सकते हैं, थिविम, खरमेल, कुडल, प्रेनम। सो वी आर नॉट श्योर कि कौन सी साइट किस नाम से कहाँ से क्या आ जाए, तो दैट इज ओनली गोइंग टू हेल्प अस। और एम्यूनिटीज आप जो देख रहे हैं वो एम्यूनिटीज क्या सस्टेनेबल फॉर्म में आ पाएंगी, दैट्स नॉट द क्वेश्चन फॉर दिस बट फॉर एवरीवन आल्सो। जीरो कमीशन अगर फ्लिपकार्ट देता है और वो वॉल्यूम बढ़ने में हेल्प करती हैं सेलर्स की, और सेलर्स के बीच में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है क्योंकि स्मॉल सेलर्स ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो क्या मार्केट प्लेस, when marketplaces cannot dictate prices or indirectly fund discounts through select sellers, जब ऐसा है, ये रेगुलेशन है, तो फ्लिपकार्ट क्या सोचकर ऐसा कर रहा है? Because platform cannot control or own inventory of any seller or have a dominant stake in their business. Seller must be free to sell on multiple platforms, preventing anti-competitive exclusive deals। कितना अच्छा कीवर्ड है, एंटी कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव डील आपके आंसर में आना चाहिए। तो फ्लिपकार्ट फिर क्या सोच के कर रहा है कि वो अल्फा सेलर्स को ये मसाला पकड़ा, अल्फा सेलर्स को वो प्रिविलेज पोजीशन दे देगा और उससे जो है कोई आवाज भी नहीं उठाई जाएगी। ये बहुत मुश्किल है और ये अपने आप में एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस भी है।
इसका ध्यान दिया जाना चाहिए। नोट टू 2018 किस कॉन्टेक्स्ट में रिसेंटली न्यूज में था, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सामने लिखा हुआ है, आप पढ़िए इसको। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है वो इक्विटी या फिर कंट्रोल नहीं कर सकते इन्वेंट्री का। 2024 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस कॉन्टेक्स्ट में सर्चेस भी की। सो दिस इज एन ऑनगोइंग इशू, दिस इज एन ऑनगोइंग प्रॉब्लम। ये एक अपने आप में चिंता का विषय भी है। अब हमारे को देखना ही होगा ना, आप क्या क्या हैंडल कर पाएंगे। पढ़ना आपको भी 50 चीजें हैं, पढ़ आप दो ही पाते हैं, फिर डिमोरलाइज होते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन जब तक आप 12-15% इंक्रीमेंट नहीं करेंगे अपनी स्ट्रैटेजीज में, अपने वर्क में, तो आप कैसे सक्सेस पाएंगे। उसके लिए आपको ट्रूथफुल होना पड़ेगा, उसके लिए आपको करेजियस होना पड़ेगा, और वो बहुत मुश्किल काम है। इसी में हम सपोर्ट भी करते हैं। यू कैन ज्वाइन आवर कोर्सेस फॉर दैट सिंपल रीजन। Summit season sees nearly 100 crore, 100 lakh crore investment pledges by India, by the India, corporate sector, I can say. तो ये बात बिल्कुल सही है, चाहे फिर वो कर्नाटका हो, चाहे फिर वो उड़ीसा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो अ, उत्तर प्रदेश हो, सभी को इतने कमिटमेंट मिले हैं, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र। सामने आप देखिए इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट और टॉप इन्वेस्टर कमिटमेंट, ये इसका एक ग्राफ है। इसमें आप देखिए कोई अडानी, रिलायंस रिलायंस अडानी, जेएसडब्ल्यू ग्रुप, अडानी, एनटीपीसी। सो आपको देखते ही अंदाजा लग जाना चाहिए एनटीपीसी ने क्या किया होगा यार। कोल है, क्या है, यू नो और अडानी ने उड़ीसा में किया तो क्या पोर्ट है या माइनिंग है। जेएसडब्ल्यू ग्रुप स्टील है तो उसने क्या किया। तो ये आपको यहीं से अंदाजा लग जाना चाहिए। ये जब आपकी एबिलिटी डेवलप हो जाएगी, then you are going to have a different kind of flow and different kind of understanding of the things. So 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्लेज तो हो गया, सिक्योर तो कर लिया आपने, लेकिन क्वेश्चन अराइजेस कि उसको आप कन्वर्ट कैसे करेंगे, और कन्वर्ट करने में क्या इनेबलिंग फैक्टर्स हैं। बस ये आपको सोचना है। यही 4 फैक्टर आपको फटाफट से ग्रो करने हैं कि भाई कैसे एमएसएमई को, कैसे सबको बेनिफिट हो सकता है, कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर उनके पास कैपिटल है भी या नहीं है। वी हैव टू सी, प्रायोरिटी हमें देखनी पड़ेगी। तो दिस इज व्हाट वन हैज टू से। कमिंग टू इसरो, प्रूवन टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज हैं इसरो के पास। मेजर प्लेयर ग्लोबल स्पेस लॉन्च इंडस्ट्री में बनना चाहिए। तो इसरो को क्यों बनना चाहिए, तो सबसे पहले स्पेडेक्स मिशन की यहाँ पर चर्चा की गई है। स्पेडेक्स मिशन आपको पता होना चाहिए, इंडिया ऑन मून प्रोजेक्ट। इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री एंड इसरो बिकेम द फर्स्ट बॉडी जो एक ही बार में मून लॉन्च करने पर मून पर पहुंच भी गई। मंगलयान 2 भी बनाया, मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 भी बनाया। फोर्थ कंट्री सक्सेसफुली जिसने स्पेसक्राफ्ट लैंड किया मून के ऊपर। ये आपको हमेशा याद होना चाहिए कि मंगलयान 2 और मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 जिसको हम कहते हैं, जो है वो हम फोर्थ कंट्री बने जिन्होंने ऐसा किया। we became the fourth country to launch spacecraft on moon। और हम 6 नेशंस के सेलेक्ट 6 नेशंस के ग्रुप का पार्ट है जिनके पास क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन और हमने खुद उसको किया, वरना रशिया ने भी हमको इतनी आसानी से कोई सपोर्ट नहीं किया। गगनयान मिशन 2025 तक। तो क्वेश्चन अराइजेज कि व्हाई इज द लॉन्च ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट बाय ए यूएस कंपनी सो इम्पोर्टेंट। तो इसरो ने सक्सेसफुल बहुत सारे प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर किया है, उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया है। उन्होंने जो है हाई लोड जो है हाई लोड पे ऑफ की उन्होंने रॉकेट लॉन्चर्स भी रेडी किए हैं, जैसे LVM-3 रॉकेट इनेबलिंग हैवी पेलोड टू द लो अर्थ ऑर्बिट। तो एजेंसी को उसके कस्टमर मिलने में दिक्कत होती है ग्लोबल मार्केट में, क्योंकि उसका ऐसा कोई प्रूवन एक्सपीरियंस नहीं है और लॉन्चेस भी रिस्की हैं। इसीलिए हमने सपोर्ट लेने की बात की। कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च मार्केट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इसरो के लिए, इंटरव्यू के जैसा क्वेश्चन है ये। क्योंकि कमिंग ईयर्स के अंदर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हर साल लॉन्च की जाएंगी। रशिया और चाइना के अलावा जो बेंचमार्क है वो राइज होंगे। लो अर्थ ऑर्बिट में होगा, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में भी हो सकता है। जुलाई 2024 में अराउंड 13,000 सैटेलाइट्स इस ऑर्बिट में थी। किसने बताया, सीईओ वर्ल्ड मैगजीन ने बताया। मेजॉरिटी वर इन लो अर्थ ऑर्बिट अप टू 1200 किलोमीटर अबव अर्थ। और टीआरआई ने बोला है कि टोटल सैटेलाइट प्लान बाय वेरियस ऑपरेटर्स एक्सीड 75,000। प्लानिंग में ही 75,000। टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट्स ओवर फ्यू इयर्स वुड रीच 40,000 टू 50,000 बेस्ड ऑन न्यू एलईओ और न्यू मीडियम अर्थ ऑर्बिट जो कि पाइपलाइन में है। तो इन सैटेलाइट्स की जो लाइफ होती है वो 5 से 8 साल होती है। सैटेलाइट ऑर्बिट में रहती है, रिप्लेस करना पड़ता है।
ओवर द टाइम 5 से 6 हजार सैटेलाइट भी एनुअली लॉन्च की जाएंगी। तो लॉन्च का जो कॉस्ट है वो अराउंड $2 million पर सैटेलाइट मान लीजिए आप, वेट के ऊपर डिपेंड करता है और डिपेंड करता है कि आपके टेक्नोलॉजिकल लेवल कितना है। तो नो डाउट इसमें से एक सिग्निफिकेंट पोर्शन, जैसे ये कह रहे हैं कि वो स्टार एक्स, स्पेस एक्स और स्टारलिंक को जाएगा, पॉसिबली टू ब्लू ओरिजिन और कुइपर लॉन्चेस, ये आप थोड़ा सर्च भी कीजिएगा। लेकिन बहुत सारा जो मार्केट है वो रह जाएगा। इसका मतलब है कि एरियन स्पेस ऑफ फ्रांस, यूनाइटेड लॉन्च अलायंस, जॉइंट वेंचर बिटवीन बोइंग एंड लॉकहीड मार्टिन, नासा और मित्सुबिशी ऑफ जापान एंड इसरो। तो इन्होंने एक पूरा का पूरा जो है अपनी बात बताने के लिए, जो भारतीय एयरटेल का रोल है उसको समझाने के लिए इन्होंने पूरा का पूरा एक पूरा स्ट्रक्चर ही सामने दे दिया है। तो अपने आप में ये बहुत अच्छे फैक्ट्स है, ये अपने आप में एक बहुत पूरी पिक्चर निकल के आई है कि होने क्या वाला है। तो हमारा साइंस एंड टेक जनरल स्टडीज पेपर 3 का एक कॉन्सेप्ट अपने आप में रेडी है। इसरो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लो कॉस्ट रॉकेट्स और इनोवेशन में बहुत आगे है। रीजनेबल कॉस्ट के अंदर कैसे बेस्ट चीज की जाए, हम भी ऐसा ही करते हैं। द कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च इंडस्ट्री कुड बी ए कैटलिस्ट फॉर इसरो एंड न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL। और फाइनली जो है उन्होंने अपने उसकी बात की कि कैसे भारतीय इंटरप्राइजेस का या फिर वन वेब का रोल क्या है। वन वेब ने 36 सैटेलाइट लॉन्च की, 648 सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में करनी है यूजिंग इसरोज LVM-3 रॉकेट एंड एजेंसी लॉन्च पैड श्री हरिकोटा इन आंध्र प्रदेश। तो ऑर्डर दिया उन्होंने इसरो को और NSIL को LVM-3 रॉकेट के थ्रू, सक्सेसफुल हुआ। आप कह सकते हैं कि इसरो इज कॉन्फिडेंट ऑफ हैंडलिंग मैनी मोर सच प्रोजेक्ट्स। तो ये एक अपने आप में बहुत अच्छा नैरेटिव है, बहुत अच्छा एक अपने आप में क्लैरिटी के साथ उन्होंने पुटअप किया कि करते क्या है और क्या हो रहा है। इसमें से आप कीवर्ड्स निकालें। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स हैं तो इसको ऐसे पढ़ा जाना चाहिए कि जो स्पीड ब्रेकर्स भी अगर है, AI ट्रेनिंग लार्ज स्केल मॉडल्स के लिए, उसके लिए एक्सटेंसिव कंप्यूटिंग पावर्स चाहिए, हाई कैपेसिटी GPUs चाहिए और एनर्जी एफिशिएंसी चाहिए, तो हम ऐसा करेंगे। और स्केलेबल डेटा सेंटर्स भी हम क्रिएट करेंगे, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम क्रिएट करेंगे। इंडिया ए मिशन जो है वो कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट कर रहा है। इंडिजिनस AI डेवलपमेंट के लिए हम स्ट्रॉन्ग टैलेंट, यानी जो लोकल टैलेंट है उसको भी AI रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी हम बात करेंगे। सेमीकंडक्टर डिजाइन की भी हम बात कर रहे हैं, चिप फैब्रिकेशन की भी हम बात कर रहे हैं, यानी कि हम अपने करिकुलम में भी इन चीजों को ले आएंगे, हैंड्स ऑन अप्रोच को हम प्रमोट करेंगे। सो ऐसा करके आप इसको ना इनवर्स देख सकते हैं। यू हैव टू सी, क्योंकि इंडिया जनरेट्स ह्यूमंगस वॉल्यूम्स ऑफ डेटा और वो अनस्ट्रक्चर्ड है, उसको एक्सटेंसिव क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन चाहिए इससे पहले वो यूजफुल हो पाए। तो उसके लिए भी हम स्ट्रक्चरल अप्रोच से काम करेंगे। इंडिया का जो 10,370 करोड़ का इंडिया AI मिशन है वो प्रोलॉन्ग्ड अप्रोच है, उसकी स्पैनिंग इनिशिएटिव है। इंडिया AI कंप्यूट कैपेसिटी, इंडिया AI इनोवेशन सेंटर, इंडिया AI डेटा सेट्स प्लेटफॉर्म, इंडिया AI लेट स्किल डेवलपमेंट। तो मेंस के आंसर में आपने कीवर्ड लिखा, 4 एरो बनाए और आपका काम हो गया। ये हमें देखना पड़ेगा। सो यहाँ पर यही समझाया गया है कि ये बॉटलनेक तो है, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा इतने कीवर्ड अगर आपको याद हैं, आप उनको लिख सकते हो साथ साथ में, तो आपका काम हो गया। प्रधानपति कल्चर, यस डेफिनेटली पेनल्टीज लगाई जानी चाहिए। पंचायत राज मिनिस्ट्री बोल रही है पेनल्टी लगाइए। प्रॉक्सी लीडरशिप की बात हो रही है। जेंडर एक्सक्लूसिव कोटा जब कुछ पंचायत में है, जैसे वार्ड कमिटी, जेंडर एक्सक्लूसिव कोटा इन सम पंचायत सब्जेक्ट कमिटीज वहाँ है और आगे हो जाए। केरला में जैसे बाकी जगह भी होना चाहिए। Women Ombudsman, this is a wonderful example. Public swearing in of women Pradhan in Gram Sabhas, creating Federation of Women Panchayat Leaders, gender resource centers बनाइए, accountability and oversight mechanisms which include helplines and women watchdog committees for confidential complaints about proxy leadership with whistleblower rewards in verified cases. सो बहुत ही अच्छे, बहुत ही अमेजिंग यहाँ पर रिकमेंडेशन दिए गए हैं। अगर आपको याद रहते हैं, आप इनको नोट कर लेते हो, तो आप इनको कायदा यूज कर सकते हो। प्रीलिम्स के लिए आपको अंदाजा होना चाहिए कि इंडिया में 2.63 लाख पंचायत हैं इन ऑल 3 टीयर्स विद 32.29 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिसमें से 15 लाख के आसपास वुमेन है। और रेशियो जो है वुमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का अमंग पंचायत ऑफिसर्स हैज इंक्रीज्ड। इफेक्टिव पार्टिसिपेशन और डिसीजन मेकिंग में भी उनका रोल बढ़ रहा है, ऐसी बात है। तो ये प्रधानपति है, यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, नॉर्थ का और सेंट्रल, मतलब नॉर्थ का और ईस्टर्न पार्ट की ज्यादा बात हो रही है, तो इसलिए एडवाइजरी कमेटी बनाई गई और एक्सटेंसिव लिटरेचर के बेस के ऊपर ऐसा किया गया कि रीजनल वर्कशॉप्स कीजिए, कमिटीज बनाइए और बाकी जो मैंने आपसे कहा वो पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद जी, डेफिनेटली ही वाज अ ब्रेव, अमेजिंग एंड वेरी इंस्पायरिंग फिगर। भारत माँ के सपूत, क्रांतिकारी और जज्बा जगाने वाले और किसी भी कॉस्ट के ऊपर अपने बात से पीछे ना हटने वाले। शायद प्रिपरेशन में भी यही अप्रोच चाहिए।
और मुझे याद है कि उनका नाम आजाद इसलिए पड़ा क्योंकि जब उनको 14 वर्ष की उम्र में ही जब एक बार उनको पकड़ा गया और उनको पकड़कर जेल में डालने की बात की गई, तो जब जज ने पूछा तुम्हारा नाम, तो एक पूरी कहानी है उसके पीछे। अ, उसी कॉन्टेक्स्ट में जब उनसे पूछा गया तुम्हारा घर, तो उन्होंने कहा कि जेल, और क्या चाहिए, तो आज़ादी या किसी भी बात से पीछे ना हटने का जो उनका जज्बा था, उनको इस बात के लिए सख्त बेतों की सजा भी दी गई थी। तो जिसका जज्बा क्लियर हो, जिसका थॉट प्रोसेस क्लियर हो और जो रेशनल अप्रोच से काम करना चाहता हो सिविल सर्विसेज में, मेरा ये मानना है कि वो भी इसी प्रकार का एक जज्बा चाहिए। बाकी आप स्टोरी को प्लीज देख लीजिएगा, इट मस्ट बी अवेलेबल ऑन द नेट, विकिपीडिया पर, क्योंकि मुझे सारी स्टोरी अभी याद नहीं। सेंटर ने अपोज किया लाइफ टाइम पोल बैन फॉर कन्विक्टेड पॉलिटिशियन सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा 6 ईयर डिस्क्वालिफिकेशन काफी है, क्योंकि बैनिंग सच लीडर्स फ्रॉम फाइटिंग पोल ये पार्लियामेंट का डोमेन है। अब दोनों आंसर्स हैं इस बात के कि भाई सेंटर ने ऐसा क्यों चाहा, क्योंकि ये अपने आप में उनके लिए भी बहुत कोई अच्छी खबर नहीं है अगर इसको मान लें। और दूसरा, जो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडिटी है सेक्शन 8 और 9 की आरपीए की, सेक्शन 50 1951 में सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट स्टेट्स दैट ए पर्सन हु हैज बीन सेंटेंस्ड टू अंडरगो इम्प्रिजनमेंट फॉर ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन द प्रोविजन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस फॉर 6 years फ्रॉम द रिलीज फ्रॉम 6 years आफ्टर द रिलीज फ्रॉम द प्रिजन। तो इतना काफी है। और सेक्शन 9, पब्लिक सर्वेंट डिसमिस फॉर करप्शन और फॉर डिसलॉयल्टी टू द स्टेट, द डिस्क्वालिफिकेशन शैल बी फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिसमिसल। अब प्लिया ये कहती है कि limiting the disqualification by the time is violative of the constitutional provisions and urge disqualification in such cases should be for a lifetime। तो ये एक डिबेट है, आपको भी स्टैंड लेना पड़ेगा, आपके पॉइंट भी बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। एसए के अंदर, एथिक्स के अंदर आपको ऐसे मुद्दे लेके आने चाहिए खुद ही। तो इसलिए लाइफ टाइम बैन लगा के क्या वाकई कोई फायदा होगा? आपको ये आर्ग्यू करना है कि 6 years ही क्यों काफी है, या लाइफ टाइम बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। Again, from the prelims perspective, Nyokhum Yulo Festival, Arunachal Pradesh, Nieshi tribe, Kamle district, please do have a look. वहां पर 50,000 मेगावाट ऑफ हाइडल पावर एंड होल्ड्स द की टू इंडियाज एनर्जी फ्यूचर। अरुणाचल प्रदेश की बात यहाँ हो रही कि रिजिजू सर के साथ हमारे वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ सर। Another example, Kuno National Park posted a photo on X in which cheetah Jwala and her now grown up cubs are seen in Kuno River. So this is amazing, this is gratifying, and this gives us confidence and to see कि किस तरह की चीजें डेवलप हो रही। नो स्लीप, हाउ टू प्रिपेयर इन अ मंथ, 1900 कॉल्स फ्रॉम फ्लड्स गुजरात हेल्पलाइन। ये तो सिर्फ गुजरात में, वो भी सारी नहीं होंगी, यूपीएससी में भी लोग यही सोचते हैं कि कुछ महीने कर लें या फिर कुछ साल भी अगर देते हैं, अगर ठीक से नहीं देते, क्योंकि सक्सेस रेशियो बहुत थोड़ा है, लेकिन क्लैरिटी बहुत ज्यादा चाहिए। तो ये बिल्कुल वाजिब बात है। तो ये मिलजुल कर हो सकता है, थ्रू अवेयरनेस हो सकता है, पेरेंट्स का रोल है, क्लैरिटी का रोल है, और कॉन्फिडेंस का रोल है, और बच्चे तो फिर लास्ट में बच्चे होते हैं। तो परीक्षा पर चर्चा जो अभी हुई थी, उससे हम कुछ आइडियाज ले सकते हैं। एंशियंट स्टिच्ड शिप पुट इन वाटर, ये एक एंशियंट व्हाट वी कैन से 5th सेंचुरी का वुडन स्टिच शिप, उसको बनाया गया दोबारा टेक्निक से। ये आप एग्जांपल यूज कर सकते हैं कि कैसे इंडिया इनोवेटिव है, कैसे इंडिया जीता है, कैसे इंडिया कितना वाइब्रेंट है। तो गोवा के डाइवर आइलैंड, दीवार आइलैंड, आई एम सो सॉरी, एंड देन यू इट इज गोइंग टिल ओमान। तो नेवी का भी रोल है इसके अंदर। कारवार, चेक कीजिए कारवार पोर्ट की लोकेशन, वो आपको मदद करेगी। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ वंडरफुल थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग अराउंड। द इशू जो डिबेट करने का है टीचिंग में, वो है कि क्वालिटी क्या है। लेकिन इशू ये डिबेट करने का नहीं है कि 3 लैंग्वेज फार्मूला होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अर्ली डिकेड्स में जो फोकस था वो नेशनल इंटीग्रेशन पे था, पेडागोगी हमारी बने उस पर था, इगैलिटेरियन गोल्स पर था। इसके लिए इंग्लिश जो है प्राइवेट स्कूल में प्रमोट की गई, ताकि एक यूनिटी बने, ताकि एक तरीके का स्ट्रक्चर आए। और आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे जब इकोनॉमिक स्टेटस भी चेंज हुआ है, तो बाकी भाषाओं का लेवल भी उठा है, हमें कहना चाहिए। सो ऑल साइड सॉ लैंग्वेज एज ए मीडियम, आप कह सकते हैं टिल नाउ, पॉलिसी मेकर्स एंड टीचर ट्रेनर्स ने भी। लेकिन
अब लैंग्वेज को अगर आप डिविसिव या डिट्रीमेंटल मानेंगे तो उससे काम नहीं होने वाला। लैंग्वेज इज ए मीडियम। क्वेश्चन इज दैट हमारी राष्ट्रभाषा क्या है। तो हमारी राष्ट्रभाषा सभी वो भाषाएं हैं, जो भी भाषाएं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं, सारी हमारी राष्ट्रभाषाएं हैं। क्वेश्चन पे डिबेट भी हुआ था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। और ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ गवर्नमेंट। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है ये सिंपल नहीं है। तो इसीलिए प्लीज गो टू द कॉन्स्टिट्यूशन, गो टू द आर्टिकल एंड चेक आउट कि कितने साल तक बात की गई थी कि अंग्रेजी रहेगी। उसके बाद आप अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आप जा सकते हैं, लेकिन वो भी पूरी सूझबूझ और पूरे विचार विमर्श के बाद। तो इसलिए जो अब जो इशू तमिलनाडु गवर्नमेंट विच इज यू नो टेकिंग अप, तो इसीलिए वो जो है अपने आप में पॉलिटिसाइज करने का मुद्दा नहीं है। सोचना ये होगा कि लैंग्वेज एजुकेशन से क्या कल को जॉब स्किलिंग का, साथ साथ में मैं खुद हिंदी में बात कर रहा हूँ, जैसे एवरीबॉडी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, बट उसको नैरो पर्सपेक्टिव से नहीं देखना होगा। मैनी स्टेट्स विद टाइम उन्होंने इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया फ्रॉम द बिगनिंग, क्योंकि जॉब है उसी के अंदर। और टीचर का जो है बहुत सारी जगह कमांड ही नहीं होता है इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, तो इसलिए लोकल लैंग्वेजेस जो है वो चलती हैं और मातृभाषा में शुरू में सिखाया जाता है। और आंध्र प्रदेश के यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, वहाँ जहाँ पर इंग्लिश इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो हैदराबाद बेस्ड इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश हैड द रिसोर्सेज टू वर्क विद टीचर्स विद स्टेट स्कूल्स ऑल ओवर द कंट्री। अब लेकिन अगर आप सिर्फ इंग्लिश ही नहीं बाकी लैंग्वेजेस के लिए भी अगर आप वो करेंगे तो हिंदी को भी फायदा होगा। तो हिंदी अपने आप में विक्टिम बन गई इस बात का कि वो एक कल्चरल प्रिजर्वर है, ना कि वो किसी और माध्यम में कुछ सीखने का तरीका। तो ये गलत हो जाएगा। इसीलिए सारी लैंग्वेजेस को बढ़ावा मिलना चाहिए और रीडिंग हैबिट्स बढ़नी चाहिए, रीडिंग सिखाया जाना चाहिए। इसीलिए आप कुल मिलाकर लास्ट में फायदा नहीं उठा पाते हैं और ना आप लास्ट में बहुत आगे बढ़ पाते हैं। गोइंग अगेन टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि अनिल काकोदकर सर ने लिखा कि गवर्नमेंट ने जो है इनएविटेबिलिटी इस बात की देखी कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है विकसित भारत उसके बिना नहीं हो पाएगा। 100 गीगावाट एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर कैपेसिटी बाय 2047 बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्होंने बताया कैसे हो सकती है। 18,000 टन ऑफ माइंड यूरेनियम एनुअली कहाँ से आएगा? और उसमें भी थर्ड ऑफ वर्ल्ड यूरेनियम इज प्रोडक्शन आज की डेट में हो रहा है। एक्सेस टू सो मच यूरेनियम इज नॉट पॉसिबल, इसलिए इंडिया का तो थोरियम वाला जो थ्री फेज रिएक्टर हमारा प्रोग्राम है, पहले प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आते थे मेंस के अंदर, इसलिए इंडियन बुक के अंदर जो चैप्टर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उसके अंदर पूरा डिटेल में दिया गया है। अब उसको कम पढ़ने का वो हो गया, क्योंकि जब से कोचिंग की मैगजीन्स और ये सारी चीजें ज्यादा आई है तो प्राइमरी सोर्सेज कम हो गए। फिर भी स्टिल वी प्रेफर देम। सो रिसाइकलिंग यूरेनियम और थोरियम, इससे क्या है माइंड यूरेनियम की जो कॉस्ट और जो उसकी एक्सेसिबिलिटी है वो हमें कम सूरत पड़े। सो एक मॉडल उन्होंने बताया, एक तरीका उन्होंने बताया। प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन भी आएगा इसके ऊपर कि कैसे आप यूरेनियम प्लूटोनियम जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर उसको आप कैसे बेसिकली हाउ इट फंक्शंस, हमने साइंस के मॉड्यूल्स में इन चीजों की चर्चा भी की है। कैसे ब्रीडर वर्ड क्यों है, दैट्स व्हाट यू हैव टू सी। सो फ्यूल साइकिल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और हाईली एसे लो इनरिच यूरेनियम जिसकी यहाँ बात की गई है इन प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स, उसको आप यूज में करते हैं। तो यूज फ्यूल that would arise can be recycled to set up additional power generation capacity including through the molten salt reactors। अगेन एक कॉन्सेप्ट आ गया थर्ड स्टेज के लिए। इन्होंने पूरा साइंटिफिकली सर ने समझाया है कि कैसे वो फंक्शन करेगा। यू प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। कोई डाउट होने से यू कैन ऑलवेज गेट बैक, यू कैन ऑलवेज डिस्कस। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है कि कैसे ऑपरेशन और सेफ्टी की उन्होंने बात की। तो HALEU और थोरियम फ्यूल बंडल्स की जो बात हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो भारत स्मॉल रिएक्टर्स ये भी एक इनोवेटिव पब्लिक पार्टनरशिप है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो शुरू हुई है। 700 मेगावाट एनर्जी के प्रेशर हेवी वाटर रिएक्टर्स हैं विच मस्ट फॉर्म द मेन वर्क हॉर्स फॉर कैपेसिटी एडिशन एंड भारत स्मॉल रिएक्टर्स कुड प्ले सपोर्टिव रोल इन द लॉन्ग रन। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स इनका भी एक कॉन्सेप्ट है। तो अपने आप में हमने पूरा का पूरा सिस्टम एक पूरा क्रिएट करने की बात की है। इंडिया कैपेबल है, इंडिया बहुत एडवांस है, लेकिन आप प्लीज डू मेक ए नोट ऑन ऑन योर डॉक और मेक ए माइंड मैप ऑफ द होल अंडरस्टैंडिंग। अगेन राइज इन ईरान स्टॉक ऑफ नियर वेपन्स ग्रेड यूरेनियम, ऐसा IAEA ने बोला। फिर वो ये चर्चा का विषय है, जियो स्ट्रेटेजिक बात है, इसराइल की बात है, US की बात है, वेस्टर्न पावर्स की बात है।
और ईरान क्यों ना अपने सोवरेनिटी के लिए ऐसा करे, और इसराइल बोलता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। द सिग्निफिकेंटली इंक्रीज प्रोडक्शन एंड एक्युमुलेशन ऑफ enriched uranium by highly enriched uranium by Iran, the only non-nuclear weapon state to produce such nuclear material, is of serious concern, ऐसा कहा गया है IAEA के द्वारा। राइड ऐप स्विच टू सब्सक्रिप्शन मॉडल, बिल्कुल सही बात है। वो चाहते हैं किसी भी तरीके से सर्वाइव करें। जैसे अब नए नए कॉन्सेप्ट आए हैं, नए नए इनोवेटिव आइडियाज आए हैं, ये रैपिडो, यात्री, नम्मा यात्री एंड ऑल दैट, जो अब बात हो रही है कि ये राइडिंग एप्स जो इतने समय से पहले से बात करते थे कि दे आर फॉर पब्लिक वेलफेयर, ऑब्वियसली फॉर देयर ओन बेनिफिट, पब्लिक मेन स्ट्रीम बिहेवियर और ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट हुए, तो उनकी सेफ्टी और साथ में स्टेट का रोल, और साथ में अगर बात की जाए तो उनकी इकोनॉमिक वायबिलिटी, और जो बीच में जो आई व्हाट आई मीन टू से जो जो टैक्सी ड्राइवर्स या फिर ऑटो ड्राइवर्स हैं, उनका आप कैसे देखेंगे कि क्या वाकई उनको एक फेयर डील हमेशा मिली? तो ये कुछ विषय हैं जो कि पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो पाए। तो क्या स्टेट अपना रोल प्ले करने में कहीं ना कहीं मार खा गया? दैट्स व्हाट वी हैव टू से इन दिस कॉन्टेक्स्ट, वी हैव टू सी दैट कि कैसे लूप होल्स हैं या कैसे उन्होंने उसको सबवर्स किया, वेदर इट इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जीएसटी और वेदर the share of each state has remained static since 1976. This is large इमरजेंसी के बाद तो आप कह लीजिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट्री एंड स्टेट असेंबली जो है फ्रीज कर दी गई थी टिल 2001 सेंसस। 2001 में बाउंड्रीज को ऑल्टर किया गया, और उसके बाद जो है चेंजेस आए, स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट असेंबलीज, और साथ साथ में लोकसभा की सीटें जो बढ़नी चाहिए थी, लेकिन उनको उतना ही रखा गया। दिस वाज लार्जली ड्यू टू ऑब्जेक्शन फ्रॉम साउदर्न स्टेट, जैसा मैंने पहले कहा। अब साउदर्न स्टेट नर्वस क्यों है? जैसा एज आई ऑलरेडी डिस्कस वी हैव डिस्कस्ड, क्योंकि उनकी जो पॉपुलेशन है वो डिमिनिश हुई है, उस तरीके से उनकी ग्रोथ डिमिनिश हुई है। एंड जो जो डिबेट है, जो डर की बात है कि अगर इफ इट इज गोइंग टू बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन और ऑन द स्ट्रेंथ, देन उनकी सीटें कम हो सकती हैं। बट एज ऑलरेडी ऑनरेबल होम मिनिस्टर उन्होंने कहा, एक भी सीट कम नहीं होगी। एंड सेकेंडली जो रीजनल इम्बैलेंस है उसको भी ध्यान रखते हुए ऐसा होने के चांसेस बहुत थोड़े हैं, ऐसा नहीं किया जाएगा। अगर आप डेटा की बात करते हो तो डेटा के हिसाब से यहाँ पे एग्जांपल भी दिए गए हैं कि तमिलनाडु या फिर केरला या फिर बाकी स्टेट्स की बात है कि एक रीजनेबल पॉपुलेशन की कोशिश होती है कि पॉपुलेशन का साइज कंपेरेबल हो, ऐसा नहीं है कि एकदम एग्जैक्टली वैसा ही होना चाहिए। तमिलनाडु अगर बात करते हैं कि यूपी की सीटें इंक्लूडिंग उत्तराखंड अगर वो 3 गुना बढ़ जाती हैं फ्रॉम 80 टू 85 टू 250, द परसेंटेज राइज वुड इवन बी ग्रेटर फॉर बिहार। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है जिसकी सीट 25 से 82 हो जाती है। तमिलनाडु के शेयर के केस में 39 टू ओनली 76, वाइज केरला tally would be from 20 to 36, so less than double of what the state's respective share at the moment. सो न्यू पार्लियामेंट के अंदर 88 सीट्स ही हैं, इसीलिए ये फार्मूला नहीं रखा जाएगा। पॉपुलेशन ऑफ ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी अगर 20 लाख भी रखी जाती है तो 707 सीट्स रहेंगी, अभी 543 सीट्स हैं। सो स्टिल बात रहेगी कि भाई सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेज है, कुछ सीटें इधर से उधर हो सकती हैं, लेकिन इस पर अभी चर्चा होनी बाकी है, इस पर अभी पूरा डिबेट बाकी है। इसीलिए वी हैव टू सी फर्दर कि कैसे ये चीजें होंगी, लेकिन हमें इसमें से कुछ फैक्ट और आइडियाज को देखना होगा। घड़ियाल के बारे में पहले भी चर्चा हुई है। घड़ियाल इज गैविलिस गैंजेटिकस, जो लॉन्ग स्नाउटेड फिश ईटिंग क्रोकोडाइलियन है। घड़ियाल हिंदी वर्ड घड़ा, घड़ा यानी पॉट, उससे नाम आया। सीक्रेट सिंबल भी है हमारे इंडियन माइथोलॉजी में। और मेल्स आर ग्रोन फ्रॉम 3 to 6 मीटर्स, फीमेल फ्रॉम 2.6 to 4.5 मीटर्स। इनका सैंड बैंक्स एंड आइलैंड्स क्रिटिकल है इकोलॉजी के लिए, इसीलिए उनकी ये बास्टिंग और नेस्टिंग साइट्स है। मार्च और मई के बीच में होता है, जब रिवर का लेवल रिसीड हो जाता है। फीमेल घड़ियाल क्लाइंब ऑन एक्सपोज सैंड बैंक्स एंड आइलैंड्स टू नेस्ट कम्युनली, यानी एक तरीके से इकट्ठे होकर होता है। लेकिन अभी
है, दोबारा भी आ सकता है। वो आया था जाल मारेंगे कि यानी किस तरीके से उसका हनन हो सकता है। सैंड माइनिंग है, पोल्यूशन है, फिशिंग है, ये सब आया था। कंजर्वेशन एफर्ट्स आल्सो यू कैन सी, दैट इज कटरनिया घाट सेंचुरी, चितवन नेशनल पार्क, सोन राइव सेंचुरी एंड सतकोशिया जॉर्ज सेंचुरी, इनके नाम भी प्रीलिम्स में आते हैं। नासा न्यू स्पेस टेलीस्कोप हमने पहले भी बात की थी, वो सर्च फॉर लाइफ करेगा। स्फेरेक्स सामने बताया हुआ है कि वाटर एंड लाइफ को आइडेंटिफाई करेंगे, नोन एज बायोजेनिक मॉलिक्यूल्स, इनको आप की तरीके से देख लीजिए। गोल्डन कार्ड वीजा, क्वेश्चन उठता है क्या इंडिया को भी कुछ ऐसा करना चाहिए? इंडिया भी क्या अपने जो आसपास के वेल्दी सिटीजन्स हैं, जैसे श्रीलंका में है, बांग्लादेश में है, नेपाल में है, क्या उनके लिए भी हमें भी कुछ 5 मिलियन या 10 मिलियन डॉलर की कोई स्कीम लेके आनी चाहिए यहाँ पर? बस मैं आपसे ऑल कंस्ट्रक्टिव डाउट्स। थैंक यू वेरी मच।